इस लेक्चर में मैं आपको लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। हम पहले हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया। इसमें 3-4 डिसऑर्डर आते हैं मेन हमारे। वो आता है हमारा ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया आता है एक तो। ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में क्या था, ए लिपोप्रोटीन क्या होता था जो कि सिंपल बात है जॉइंट करके तेरे लिपोप्रोटीन बनाने का काम करता था। तो ए लिपोप्रोटीनीमिया में क्या होगा, इस तरीके से हमारे जितने भी चाहे B48 हुआ या B100 था, एपो B100, तो वो सारे कम हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चरल बनाने में काम आते थे, LDL जैसे एपो B100 काइलोमेग्रीन बनाता था, ये VLDL और उसके अलावा जो क्या कहते हैं उसकी LDL की बनाता था। ये दोनों की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एक तरीके से लिपिड की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब ये तो आपको अच्छी मात्रा लगेगी कि लिपिड की मात्रा कम हो गई, लेकिन सिंपल सी बात है, जैसे काइलोमाइक्रोन का होता क्या काम था, काइलोमाइक्रोन का काम था एक तरीके एब्जॉर्प्शन करना। तो इसलिए एक तरीके से वो फैट का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए माल अब्जॉर्प्शन हो जाएगा एक तरीके से, फैट कम हो जाएगा। लेकिन फैट के भी उपयोग है, ऐसी बात नहीं है कि फैट खाना ही नहीं चाहिए, इसलिए फैट भी ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में ज़रूरी है। माल अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसको, फिर क्या फैट का, इसीलिए तो जिस कारण क्या मेंटल फिजिकल रिटार्डेशन हो सकता है इसको, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन। उसके अलावा मेन जो चीज़ें मिलती हैं उसमें, वो मिलती है हमको इरिथ्रोसाइड में मिलती है इसको, इरिथ्रोसाइड्स में। इरिथ्रोसाइड में क्या है कि इसको स्पाइक देखने को मिल जाते हैं सेल्स के ऊपर। जैसे इरिथ्रोसाइड के प्रत्येक डिजीज के अनुसार अपने अपने चेंज आता है, डम्बल, वैसे बर सेल वगैरह बहुत ज़्यादा देखिए आपने। इसमें देखिए स्पाइन निकलने लग जाते हैं इरिथ्रोसाइड में, स्पाइन इरिथ्रोसाइड्स मिलती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइन इरिथ्रोसाइड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्पर सेल कहते हैं, तो स्पर सेल बोल दीजिए या एक्एंथोसाइड बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैंथोसाइड स्पर सेल वाला एकदम बीच में बस एक बजवर्ड मान लीजिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट, तो स्पर सेल कैंथोसाइड से आप समझ सकते हैं कि तरीके से बीटा लिपोप्रोटीनीमिया हो रखा है उसको। इसमें सिंपल सी बात है, क्या फाइंडिंग मिलेगा, वो माल एब्जॉर्प्शन होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो ये तो काफ़ी इजी है पहचानना। यदि आपको उनके फंक्शन पता है तो काफ़ी इजी है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मैं कह दूँ कि इस बार पढ़ ही लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसी, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं एक एक चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये बता दीजिए, ये बीटा काइलोमाइक्रोन बनता था, ये इसके ये चीज़। फिर आती है मेन दूसरी डिजीज हमारी आती है, वो आती है टैगियर डिजीज। टेंगियर डिजीज में क्या होता है, तो वो हमारा होता है HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है कम हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि A1 कम हो जाता है। इसमें तो B48 और B100 कम हो रहा था, इसमें A1 कम हो रहा है। A1 किस में होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल में होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं बनता है ये चीज़, तो इसमें किस में डिफेक्ट आता है, HDL कोलेस्ट्रॉल में। नाम थोड़ा सा अलग है तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फाइंडिंग रहेंगी हमारी, तो इसका ध्यान रखें, जीन इन्वॉल्व रहती है, उसको वो ध्यान रखना, ATP बाइंडिंग कैस्केट ट्रांसपोर्ट 1, या किसमें क्या ABC1 भी पूछ सकता है, कई जगह ABC1 भी आ जाता है। तो ये ABC1 जीन होती है, ये इन्वॉल्व रहती है, इसका डिफेक्ट हो जाता है, तो इसके कारण का है A1 नहीं बनता है इस तरीके से। A1 में कमी आ रही है, ABC A1 भी कह सकते हैं, ABC वाली जीन होती है डिफेक्टिव हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, A1 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ABC A1, जिससे नाम ध्यान रखे नहीं रखे पर थोड़ा सा पता रहना चाहिए, पूछ सकता है यदि जिसका कोई क्लिनिकल केस पूछ लिया आपसे तो
वैसे नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये चीज़ होती है। क्या अकुमुलेशन मिलता है इसमें? कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज का अकुमुलेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेट का एक्यूमुलेशन? क्योंकि सिंपल सी बात है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेट में तो कन्वर्टेड हो पा रहा है आसानी से। एल सी ए टी की तो कोई कमी नहीं है उसमें, तो ईस्टर में तो कन्वर्टेड हो पा रहा है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, वापस लिवर के अंदर बीच में अटका रह जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज का उसमें एक्यूमुलेशन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का कोई एक्यूमुलेशन नहीं है एक तरीके से। एक्यूमुलेशन है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज का एक्यूमुलेशन है। और कहाँ होता है इसका एक्यूमुलेशन? मेन होता है हमारा टॉन्सिल्स पे होता है, और उससे फीचर आता है मेन, इसका ध्यान रखना। इसका सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन या सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन मान लीजिए इसका, इस डिजीज का, वो है हमारे एक तरीके से लार्ज ऑरेंज येलो टॉन्सिल। तो कहीं भी टॉन्सिल की चर्चा की जाए, क्योंकि और किसी जगह टॉन्सिल आ नहीं रहा, और इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट आ रहा हो, तो आपको सीधे पहुंच जाना है आपको किस पे? टेंगर जीज पे। जीन भी पूछ सकता है, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी दे सकता है आपको अच्छी खासी मात्रा में, जीन वगैरह के बारे में। ये मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, ऐसे हिस्ट्री के रूप में तो नहीं देगा, क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। हाँ, मेन चीज़ ध्यान रखना कि मैं एक्यूमुलेशन कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का होगा, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को लार्ज ऑरेंज येलो टॉन्सिल मिलती है। क्लिनिकल फाइंडिंग दोनों चीज़ों में याद रखिए, तो एरिथ्रोसाइटोसिस मिलेगा उसमें, और एकेंथोसाइटोसिस मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा? हमारे लार्ज येलो ऑरेंज टॉन्सिल मिलेंगे। ये चीज़ रहती है। इसमें फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा LCAT की डेफिशिएंसी। तो हमने उसमें पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर करने में LCAT जो एंजाइम होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक्टिवेट किया जाता है LA1 के द्वारा, ये एक्टिवेट किया जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए क्या होता है, LCAT की डेफिशिएंसी होगी तो क्या मिलेगा? हमें कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन मिलेगा इस तरीके से। तो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने से क्या होगा? इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने से कॉर्निया पे जब एक्यूमुलेशन होगा, कॉर्निया पे, तो कॉर्निया पे एक्यूमुलेशन मिलेगा तो हमको मिलेगी फिश आई डिफॉर्मिटी। फिश आई डिफॉर्मिटी मिलती है। और उसके अलावा क्या मिलता है? किडनी के केस में प्रोटीन यूरिया मिलता है। किडनी की डेफिशिएंसी, किडनी की फंक्शन में डेफिशिएंसी प्रोटीन यूरिया मिलता है। और जो फाइंडिंग है वो काफ़ी कॉमन फाइंडिंग है। मेन फाइंडिंग आप ध्यान रखिए, फिश आई डिफॉर्मिटी। और ये एक तरीके से पार्शियल डिफॉर्मिटी है, जिसकी कंप्लीट डिफॉर्मिटी हो तो उसे नॉरम्स डिजीज भी कह देते हैं। तो फिश आई डिफॉर्मिटी में पार्शियल डेफिशिएंसी में ही मिल जाता है, यदि छोटे से छोटे लेवल पे, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ये चीज़ तो मिलेगी। यदि बड़ी लेवल पे है, मानिए कंप्लीट डेफिशिएंसी है, तो ये होंगे मेरी नॉन जी में और भी सिम्टम, जैसे किडनी वगैरह सिम्टम एग्जरेटेड होते हुए मिलेंगे, तो वो नॉन डिजीज मिलेगी इस तरीके से कंप्लीट डेफिशिएंसी में। उसके अलावा ये चीज़ होती है। उसके अलावा काफ़ी लंग्स में भी डिफॉर्मिटी देख ली, लेसिथिन का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, सर्फेक्टेंट भी ज़्यादा होने लग जाएंगे, इतनी ये चीज़ भी सकते हैं। तो नॉन ऑफ डिजीज भी जो डिजीज होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हम आते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया पे। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया की बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आता है उसमें टाइप 1 वाला। और टाइप 1 में बात करते हैं तो उसमें एक्यूमुलेशन किसका होगा? काइलोमाइक्रोन का। तो उसे क्या कहते हैं हम? इसे हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया से क्या पता लग रहा है? काइलोमाइक्रोन का एक्यूमुलेशन होगा। काइलोमाइक्रोन को सिंपल सी बात है, कम करने वाला कौन से फैक्टर रहते हैं?
एक तरीके से सिंपल सी बात है, जो उसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज का जो एक्टिवेशन करता है हमारा, कौन सा करता है, ApoC2, जो कि सिंपल सी बात है HDL कोलेस्ट्रॉल जोड़ता था उस पर। सिंपल सी बात है किस किस, और उससे क्या होता था, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होता था हमारा, और ट्राइग्लिसराइड जो इतनी कंटेंट है उसकी मात्रा कम होती थी। अब इसके केस में तो वो नीचे हो पाएगा, तो इस तरीके एक्यूमुलेशन हो जाएगा। किसका एक्यूमुलेशन मिलेगा, तो हमें ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी डेफिशिएंसी होगी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो कम कम करेगा। एक्यूमुलेशन किसका होगा, इस तरीके से फैट का एक्यूमुलेशन होगा। फैट का एक्यूमुलेशन जहाँ पे भी होता है इस तरीके से, यदि टिश्यू पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे यदि एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं हम ज़ेनथोमास। और इसमें मिलेगी हमें यूपरेटिव ज़ेनथोमास। ये ट्राइग्लिसराइड के एक्यूमुलेशन से रिलेटेड होता है मेन रूप से, ये चीज़ जान लीजिए। ज़ेनथोमास तो कोई हैवी लेबर हो सकता है, ये स्पेशली ट्राइग्लिसराइड के एक्यूमुलेशन से रिलेटेड हो रहा है। ज़ेनथोमास वाली प्रोनाउंसिएशन बार बार आएगी इसमें। तो प्यूरेटिव या प्यूरेटिव ज़ेनथोमास भी कहते हैं, प्यूरेटिव ज़ेनथोमास आएगा। तो ये क्लिनिकल फीचर मिलता है। क्लिनिकल फीचर ध्यान रखें, बाकी पैथोलॉजी अब बायोकेमिस्ट्री तो आपने पढ़े ली इनके पीछे की। टाइप 2 में बात करके चले, टाइप 2 में क्या होता है, LDL रिसेप्टर नहीं होते सेल्स पे। या फिर ApoB100 वाला होता है LDL रिसेप्टर, ये होता है, डेफिशिएंसी होती है इसकी। लिवर पे नहीं होगी, पेरिफेरल सेल पे होती है इनकी। तो इसलिए इससे क्या हुआ तरीके से, जो पेरिफेरल सेल जो तीन ले रही थी वो नहीं ले पाएंगी। लेकिन सिंपल सी बात है, निकल तो पहले से ही रहा है ना वो, सिंपल सी बात है, सेल्स वगैरह ले भले ही नहीं रही हो, लेकिन सिंपल सी बात है निकल तो रहा है। तो इसलिए जो LDL है वो एक तरीके से सेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो बाहर की साइड तो एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टीरॉयड वगैरह की सिंथेसिस तो अब नहीं होगा, लेकिन जो लिपिड का एक्यूमुलेशन है वो तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। इसलिए इसमें क्या है कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तरीके से कोई कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन वाले सिम्टम मिलेंगे इसमें। कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन मिलेगा, एक तरीके मेन ध्यान रखना। उसमें ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेशन मिल रहा था हमें, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल उतने ज़्यादा नहीं होता है, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल मेन, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन क्या क्या सिम्टम मिलते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, उसका स्पेसिफिक सिम्टम होता है हमारा कॉर्नियल आर्केस। कॉर्नियल आर्कस होता है उसका मेन सिम्टम इसका। और उसके अलावा ज़ेनथोमास में मिलेंगे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स तो होते ही है, तो उसमें टेंडन वगैरह जो होते हैं, टेंडन वाला ज़ेनथोमास मिलता है। और उसके अलावा सिंपल सी बात है, कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल में ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस भी मिलेगा हमको। एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ सकता है, तो इंक्रीज चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। ये हुए हमारा टाइप 2 में। फिर हम आते हैं टाइप 2 के बी में पार्ट भी होता है। मैं टाइप 3 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइप बी पार्ट में कन्फ्यूजन करने वाला होगा आपके गाने। टाइप 1 नहीं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वही पूछा जाता है आपको। प्राइमरी फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया कहते हैं इसको। टाइप 3 की बात की जाए तो उसमें ये हमारा क्या की चीज़ की डेफिशिएंसी रहती है, वो रहती है ApoE डेफिशिएंट होता है। ApoE डेफिशिएंट होगा तो क्या हुआ, इस तरीके से वो काइलोमाइक्रॉन हुआ या VLDL जो था, वो इस तरीके से सिंपल सी बात है उसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा लिवर के द्वारा। तो सिंपल सी बात है क्या होगा, इस तरीके से काइलोमाइक्रॉन और VLDL की मात्रा बढ़ेगी इसमें। काइलोमाइक्रॉन इनकी मात्रा इंक्रीज होगी। अब ये क्या कंटेन करते हैं इस तरीके से, तो सिंपल सी बात है ये ज़ेनथोमास करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें काइलोमाइक्रॉन रहता है। काइलोमाइक्रॉन में ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें रेमेनेंट का एक्यूमुलेशन होगा। काइलोमाइक्रॉन रेमेनेंट मान लेता हूँ, रेमेनेंट का एक्यूमुलेशन होगा, काइलोमाइक्रॉन का नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है वो उसमें एपो जो था हमारा ApoC2 वो तो सही से काम कर रहा है, तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड की मात्रा तो उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
इसलिए इसमें यूपरेटिव या पूरेटिव जेंथोमास है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा पहले से ही बहुत कम हो चुकी है। एक्यूमुलेशन किसे मतलब कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन मिलेगा इसमें अच्छा खासा मात्रा में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से रखता है VLDL हमारा जब भी बनता है तो इसलिए VLDL के केस में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा हमको। इसलिए इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें सिम्टम मिलेंगे हमको पाल्मर जेंथोमास के। जेंथोमास सारी चीज़ जो मिलेगी। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस भी बढ़ जाएगा, ये तो कोलेस्ट्रॉल लगता रही है। एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस बढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस भी बढ़ते हुए मिलेंगे हमको, ये चीज़ है। इसके अलावा जेंथोमास में यूपेरेटिव जेंथोमास कुछ कंडीशन में मिल जाए तो मिल जाए, चलो ठीक है। को जेंथोमा पाल्मर जेंथोमा मैंने सिम्टम भाई इतना ज़्यादा है नहीं, तो तक ओवरलैपिंग सिस्टम में इसका डिफरेंशियल सिम्टम तो नहीं है इसका कोई। बस एपो ये इसमें काइलोमैक्रोन रेमिनेट मिलता है, काइलोमैक्रोन का एक्यूमुलेशन नहीं मिलता, काइलोमैक्रोन रेकमेंड का एक्यूमुलेशन मिलता है। ये चीज़ है VLDL एथेरोस्क्लेरोसिस तो है ही है इसमें। तो पाल्मर जेंथोमा रहता है, पाल्मर जेंथोमा कुछ हद तक मान सकते हैं क्योंकि वो और में नहीं मिल रहा, लेकिन इसका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं कि पाल्मर जेंथोमा इसको मिल रहा है। तो इसलिए इसको डिजीज का नाम होता है हमारा डिस्बिटा लिपोप्रोटीनीमिया। फिर आता है हमारा लास्ट टाइप 4 वाले पे। टाइप 4 वाले में क्या होता है, हमारा ओवर प्रोडक्शन ही हो रहा है तेरे VLDL का। VLDL का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, इसमें एक फाइंडिंग मिलेगी, मेन आपको याद रखनी है, सीधे तौर पर याद रखें, वो मिलेगी आपको पैनकेटाइटिस की। तो अक्यूट पैनकेटाइटिस ये फाइंडिंग मिलेगी। इसमें आपको डायबिटीज़ मिल सकती है, सिंपल सी बात है। हाँ, ओबेसिटी मिल सकती है। मेन चीज़ आपको मिलेगी इस तरीके से पैनकेटाइटिस। और उसके अलावा सिंपल सी बात है, ये चीज़ें रहती हैं इसमें। ये तो सिंपल सी बात है, किस तरीके से जो टाइप 4 है वो इस तरीके से, और टाइप 5 में बात करी जाऊँ, टाइप 5 भी रहता है इसका, पर वो कॉन्जेनाइटल नहीं रहता। ये तो सारे कॉन्जेनाइटल रहते हैं, ये कॉन्जेनाइटल नहीं रहता। इसमें ओवर प्रोडक्शन तो होता है, पर वो सेकेंडरी कोर्स के द्वारा होता है ओवर प्रोडक्शन, बट बाय सेकेंडरी कॉज के कारण होता है। इसमें क्या मिलेगा, एक तरीके से लंबी बीमारी है, कोई सेकेंडरी कॉज के कारण डेवलप हो रहा है VLDL एक्यूमुलेशन, तो इसलिए एक्यूरियस में क्रॉनिक पैनकेटाइटिस मिलेगी। तो यहाँ VLDL जरूर झड़ा हुआ मिले खाली, और कुछ सब चीज़ नॉर्मल मिले, आपको सीधे टिक कर देना है पैनकेटाइटिस पे। तो क्रॉनिक पैनकेटाइटिस और एक्यूट पैनकेटाइटिस के कारण होते हैं ये चीज़ क्यों मिलती है, फिर पैनकेटाइटिस में पूरा एक्सप्लेन होगा ये चीज़ें। ये चीज़ ध्यान रखना, सिम्टम ध्यान रखना। कॉर्नियल आर के एक तरीके स्पेसिफिक सिम्टम रहता है हमारा कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन का, ट्राइग्लिसराइड वाले इनमें नहीं मिलेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन खाली LDL में, तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल LDL रखता है हमारा, तो इसलिए उसके एक्यूमुलेशन में रहता है ये चीज़। हमारे कॉर्नियल आर के मिलते हैं, जेंथोमास मिल सकता है हमारे, वो चीज़ मिलती है। एथेरोस्क्लेरोसिस तो ज़्यादातर जैसे कोलेस्ट्रॉल वाली कंडीशन बढ़े हुए मिलेंगे, ये पहला छोड़ दीजिए, पहले में नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। बाकी की ज़्यादातर कंडीशन में हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ मिलेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में मैं पढ़ा नहीं सोच रहा था, मैंने फिर सोचा कि इसको खाली एक बायोकेमिस्ट्री और उसमें अलग अलग पढ़ाने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं है, एक संगी मैं पढ़ा दूंगा उसके बारे में। तो ये चीज़ रहती है, चाहे तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूँ उसका, तो छोटी छोटी जानकारी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल लेना चाहिए इस तरीके से। इतने रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो रिस्क फैक्टर के बारे में बात करके चलूँ, तो हमारा सिंपल सी बात है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसको डिक्रीज करने के लिए होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें,
टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है कुछ किताबों के अनुसार 180 से कम रहना चाहिए, कुछ किताबों के अनुसार 200 से कम रहना चाहिए। तो ये एक रेंज है, ये चीज़ ध्यान रखना एक तरीके से। और हाई रिस्क पे रहता है आदमी 240 के ऊपर, ये चीज़ ध्यान रखें। मिलीग्राम पर डेसीलीटर लगाना नहीं भूलना है। ये रहता है हमारा हाई रिस्क, ये रहता है हमारा नॉर्मल। ये चीज़ रहता है कुछ किताबों में 200 दे रखा है, कुछ में जगह उतना लिखा रखा है 200 लिख रखा है, कुछ जगह एक ही किताब में 2 जगह लिख रखा है अलग अलग। ये चीज़ है ना 240 से ऊपर हाई रिस्क जाता है, 180 या 200 से ऊपर गलत से मतलब बॉर्डर लाइन वाले एरिया में आ जाता है आदमी, उससे नीचे नॉर्मल है, 180 से नीचे तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। LDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें चलें। LDL कोलेस्ट्रॉल में बात करें चलें तो नॉर्मल केस में कितना रहना चाहिए, 130 से कम रहना चाहिए। और इससे हाई रिस्क कब डेवलप होने लग जाता है, 160 के ऊपर हाई रिस्क डेवलप होने लग जाता है। नॉर्मल और हाई रिस्क बीच में बॉर्डर लाइन मान देते जगह नहीं रखनी। HDL कोलेस्ट्रॉल सिंपल सी बात है ये ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके लिए उल्टी मात्रा चलेगी। HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें चलूँ तो ये नॉर्मल केस में हमारा एक तरीके से 60 से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा 60 से ज़्यादा हो तो। और बाकी के कम होते हुए भी कितना कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से कम तो नहीं होना चाहिए, 35 से कम रिस्क डेवलप हो जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ने की जगह काफ़ी एक बार रेशियो काफ़ी चलता है काफ़ी, और वो उसका रेशियो रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल अपॉन में HDL कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल अपॉन में HDL कोलेस्ट्रॉल ये 3.5 से कम रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। PSM में काफ़ी बार पूछा जाता है ये रेशियो, वाइवा में जैसे पूछा जाता है आपको रिस्क फैक्टर बताएंगे तो रिस्क फैक्टर ऐसे बताने लग जाए, स्मोकिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं बताना। मेन आपको रेंज बतानी है किस किस रेंज पे क्या क्या लेवल रहता है, उसी में काम आती है। मेन इसका रेंज पढ़ने के लिए इस चैप्टर का उपयोग, बाकी वैसे पैथोलॉजी में आता है पूरा ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेंज में 3.5 वाला रेशियो है, ये PSM में काफ़ी पॉपुलर रेशियो है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ रहती है आपको पता होनी चाहिए। ApoE और ApoB का भी रेशो आप याद रख सकते हैं, ApoB अपॉन ApoA1, ApoA1 HDL कोलेस्ट्रॉल का, ये VLDL और LDL कोलेस्ट्रॉल का सिंपल सी बात है ये कम रहना चाहिए, 0.4 से कम रहना चाहिए, 0.4 तक। और यदि मान के चले ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो फिर सिंपल सी बात है 1.4 तक हो जाता है, 1.4 से ऊपर हाई रिस्क है, ये चीज़ ध्यान रखें। 4.4 से ऊपर हाई रिस्क में डेवलप हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना रहना चाहिए हमारा नॉर्मल, वो नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल होना चाहिए हमारा 50 से लेकर 150 के बीच में, ये होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल रह गए हमारे। और चीज़ें के बारे में बात करी चलें, और बाकी की और जो फैक्टर रहते हैं इतनी फैक्टर को बहुत सारे ऐसे रहते हैं, मतलब होते हैं ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्योंकि जिसमें कोई लेवल फेवल नहीं आता हमारा, ये चीज़ रहती है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट तो एक तरीके एग खा रहे हैं, अंडा खाना अच्छी बात रहती है, एग योक को मात्रा में कम कर दिए। एग योक में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा एग योग में इतनी हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। और क्या खाना बढ़ाना चाहिए तरीके से, तो हमें बढ़ाना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाने चाहिए, ओमेगा 3, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है तुम्हारे फिश ऑयल में होता है मेन तो, और उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल में भी रहता है। इनका कंजप्शन बढ़ाना चाहिए, कंजप्शन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उल्टा असर हो जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सी मात्रा इनकी ज़्यादा होनी चाहिए फैट में। फैट इंटेक हमारा ये नॉर्मल रेंज रहती है कि 20% से कम रहना चाहिए तेरे टोटल एनर्जी वाले में, और उसमें से भी 20% में भी खाली 1/3 या 2/3 मतलब अनसेचुरेटेड होना चाहिए, और जिसमें भी 1/3 मतलब जैसे 3 भागों में डिवाइड कर दें तो 1/3 हमारा पॉली अनसेचुरेटेड से होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल लेफ्टर होना चाहिए।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल होनी चाहिए हमारी, कम से कम कंजप्शन होना चाहिए हमारा 400 ग्राम पर डे तक कम से कम कंजप्शन होना चाहिए हमारी हाइपर प्राइवेट टाइप का। तो इसलिए या मोर देन या फिर इतना तो होना ही चाहिए एक तरीके से इसका कंजप्शन। और उसके अलावा क्या कहते हैं तुम्हारे सिगरेट वगैरह को क्यों होनी चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में बात करके चलें तो कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए ये चीज़ पता होनी चाहिए एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमारी एक सिंपल सी बात है 2000 किलो कैलोरी पर वीक बर्न होनी जरूरी है। तो एक तरीके से ये एक तरीके से क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगे एग योग मात्रा में कम कर सकें क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है एग योग में हमारा। सिंपल सी बात है एक ये लगा लिए एक एग योग का 500 मिलीग्राम तक तो कोलेस्ट्रॉल रखता है। ये लगा लिए इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है एक अंडे के योग में। इसलिए एग योग पढ़ना चाहिए। आप अंडा खा रहे हैं बढ़िया बात है तो इसलिए लेकिन उसको या तो ऑमलेट अवॉइड करें या फिर बिना एग योग वाला ऑमलेट होता है उसको बढ़ाएं, वो चीज़ ज़्यादा रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है उसमें। और उसके अलावा ओमेगा 3 वो है वो कम करें। पाम ऑयल रहता है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें पाम ऑयल को। सरसों का तेल चाह सकते हैं आप लेकिन आप सनफ्लावर या फिश ऑयल यूज़ करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया होगा ऑयल की मात्रा में। और बाकी फैट इंटेक आपको कम रखना है आपको अपना क्योंकि फैट इंटेक भी बढ़ाता है तरीके ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को, एसिटाइल को एंजाइम में बढ़ते हैं उससे। और बाकी की सिंपल सी बात है आपको सिगरेट वगैरह तो अवॉइड करनी है, वो सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर मैं मानता हूँ इस तरीके से सिगरेट वगैरह अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज करनी है आपको सिंपल सी बात है 30 मिनट तो करनी ही करनी है इस तरीके से 30 मिनट तो करनी है कम से कम 30 मिनट दिन में करनी है। और बाकी की आपका जो पूरा दिन सप्ताह का हिसाब रहता है उसमें कम से कम 2000 किलो कैलोरी तो आपको कंजम्पशन करनी है। ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वो एक तरीके से ऑब्जॉर्प्शन को घटा देता है इस तरीके से फैट में से हमारे। तो वो क्या करता है फैट के ऑब्जॉर्प्शन को घटा देता है और जो स्टूल होता है उसको पास होने का बढ़ा देता है इसलिए। तो इसके कारण क्या होता है स्टूल ज़्यादा पास होता है तो उसका फैट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है इस तरीके से। सिंपल सी बात है फैट का रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है हमारे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से, वो घटना ऐसे केस में नहीं होती यदि आपने ग्रीन वेजिटेबल या हाई फाइबर वाली डाइट हो गई वो कंज्यूम कर रखी हो जिसके कारण क्या फैट का एक तरीके एक्सक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है हमारा। ग्रीन वेजिटेबल कम से कम 400 ग्राम रहनी चाहिए पर दिन के अनुसार। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप चाहे तो अपने मम्मी पापा या कोई भी जो इतनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से परेशान है कि क्या क्या कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं उसके संग भी शेयर कर सकते हैं तो बढ़िया रहे। आपको अपना हार्ट का अपना ख्याल रखें, ये मैं सबसे ही कह रहा हूँ। मैं कोई भी और भी वीडियो देख रहा हूँ या नहीं मेडिकल स्टूडेंट हो तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में क्या कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।